friends, now we have moved in the next lecture, and in this lecture we will discuss about the basic forces in nature. But make sure before attending this lecture, make sure you have already watched the previous lecture, because in the previous lecture we have already covered the two basic forces in nature. And the name of the first basic forces in nature is the gravitational force, and the second one the electromagnetic force. इन दोनों बेसिक फोर्सेस को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है प्रीवियस लेक्चर में, और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है मैं बहुत सारे। हाँ ठीक है सर, तो मेक श्योर कि आपने उसे देखा हो। अब जो आपको पिछले लेक्चर में बेसिक फोर्सेस इन नेचर को कवर नहीं किया था, जिसे रहने दिया था, वो थर्ड प्रकार है और एंड द फोर्थ टाइप है। The name of the third type is the weak nuclear forces, and the fourth one the strong nuclear forces. In this lecture we will cover about the weak nuclear forces and the strong nuclear forces. इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ और सारी चीज़ों की डिस्कशन करूँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द टॉपिक द weak nuclear forces। देखिए जो weak nuclear forces का you will get detailed explanation about the weak nuclear forces in nuclear physics. What is? Because already nuclear, that means you will study in the nuclear physics, है ना। But don't worry, now we are in a position to learn about these weak nuclear forces. But फिर भी मैं इसी weak nuclear forces की चर्चा करता हूँ और आपको से सिखाते हैं। देखिए, it appears only in certain nuclear processes such as beta decay of a nucleus. देखिए, weak nuclear forces जो है वो आमतौर से ये ऐसा नहीं है कि कभी भी लग जाता है, ये कुछ रेयर केस होता है। रेयर केस में ही वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का अपीयरेंस दिख सकते हैं या फिर महसूस किया जा सकता है। तो कब अपीयर होगा जी? इट अपीयर्स ओनली सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। सबसे पहले तो यह जानिए कि कुछ न्यूक्लियर प्रोसेसेस होता है जिसमें ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे में बीटा डीके किस में होगा? देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से पूछ सकता है कि क्या बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस में बीटा डीके हो रहा होगा तो क्या हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अपीयर्स होंगे? क्या वहाँ पर प्रोडक्शन होगा? तो यस ऑफ कोर्स होगा, ठीक है ना। या फिर ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कैन बी राइजेस या फिर कैन बी अपीयर, तो इन बीटा डीके। समझ गया? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आ सकता है, वो क्लियर कर दिया मैंने। Have you got it? Got it. Next one, मैं लिखा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि इन बीटा डीके जानना चाह रहा हूँ कि बीटा डीके आखिरकार क्या हो रहा है। तो देखिए, बीटा डीके इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, इमिट्स करे, तो वहीं हमारा बीटा डीके होता है। अल्फा डीके भी होता है, गामा डीके होता है। यू विल डिटेल स्टडी इन द न्यूक्लियर फिजिक्स। हैव यू गॉट इट? वो आपको वर्णन करने के लिए मिलेगा 12th में भी। समझ गया ना? अच्छी बात है। अभी के लिए बस इतना ही जानिए और इतना ही समझिए। फिर मैं नेक्स्ट लिखा हूँ कि इट इज मच स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस नाम का ही है, बट फिर भी यकीन मानिए क्या इसमें है ही पढ़ना ही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था उससे ये लार्ज है, यानी कि बड़ा फोर्स है। कौन? तो हमारा ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब सब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा कि क्या हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? तो यस, हाँ है। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलरेडी आई हैव मेंशन। तो इस पॉइंट को भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी अराइजेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। नेक्स्ट वन, it is short range forces up to 10 to the power minus 14 meter to 10 to the power minus 15 meter। समझ रहे हो? एक यानी कि 1/14 जीरो देंगे जी, इसका मतलब यही ना, यानी कि बहुत ही छोटा रेंज फोर्स है। क्या ही मैं बताऊं आपको, एकदम पूरा एटम्स वगैरह ये सब उसके अंदर में ये सब में लगता है ना। तब वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, बट इंपॉर्टेंट भी है। समझ गया? अब नेक्स्ट लिखा हूं कि इट अकर्स रेयरली। ये ऐसे नहीं होता, ये एकदम खास है, एकदम कभी कभी कुछ सर्टेन केसेस में, सर्टेन प्रक्रिया में, जब रिसर्च वगैरह सब चाहे कुछ भी कीजिए तो उस समय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का देखने को मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। ठीक है ना? गॉट इट? तो जितनी भी बताने लायक चीज़ थी अभी वो मैंने आपको सिखाया, और बाकी के डिटेल एक्सप्लेनेशन जब इस चैप्टर के अंतर्गत में मूव करेंगे तब। ठीक है?
अब now we are in a position to move about the next basic forces in nature, and the name of that type of the basic forces in nature is the, अरे प्रीवियस लेक्चर में बताया ना था ना, तो बोलिए ना। वेरी गुड, वीक है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में मैं बात करूँ, बट उससे पहले इतनी सारी चीजों को आप नोट कीजिएगा, इसे अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। नाउ वी विल लर्न अबाउट दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की मैं बातें करूं, अब से सिखाऊं, है ना जी। तो देखिए, इट इज द अट्रैक्टिव दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस सच एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए, जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है वह एक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, अट्रैक्शनल फोर्सेस है, समझ गया ना। अट्रैक्टिव फोर्सेस है यानी कि अट्रैक्ट करने का काम करेगा, रिपल्सिव इन नेचर नहीं है बल्कि अट्रैक्टिव इन नेचर है, समझ गया ना। और इसी के कारण क्या होता है कि जो भी हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस होता है यानी कि एटम्स में जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको होल्ड किए हुए रहता है, उसको पकड़े हुए रखता है कि भाई साहब तुम कहाँ चल दिए, तुम कहाँ जा रहे हो, आओ अस्थिर हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, ठीक है। तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, यह जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, ताकतवर फोर्सेस है। फॉर एग्जाम्पल 2He4 इज वेरी स्टेबल, ये स्टेबल है। अब तुम जैसे सोचेगा कि सर एक बात बताइए, इसमें तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है और वो भी रिपल्सिव इन नेचर यानी कि एक दूसरे से दूर भाग रहा है, लेकिन फिर भी ये कैसे है कि इज वेरी स्टेबल। तो यही तो कारण है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इस सबको होल्ड किए हुए है। ओवरऑल जो इसके अंतर्गत में जो रिपल्सिव फोर्सेस लग रहा है स्टूडेंट, लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगे, हटाओ इसको, अभी बात नहीं करते हैं, नेग्लेजिबल मानिए ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो रिपल्स कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वगैरह ये सब मिल करके, लेकिन एक अलग से फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और इसी के कारण, इसी के चलते जो हमारा ये एटम्स हुआ जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण। क्यों? क्योंकि जितना भी रिपल्सिव फोर्सेस लग रहा था, अब ये अट्रैक्टिव फोर्स, एक स्पेशल से फोर्स लगता है अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको ओवरऑल रिपल्सिव फोर्सेस को कम कर देता है, ठीक है ना, कम कर देता है, और जिसके कारण स्टेबल हो जाता है, रुका हुआ रहता है। अगर ऐसा ना हो, एक अलग से अट्रैक्टिव फोर्स ना लगे जिसको पकड़ करके होल्ड किया हो रहा है, तो एकदम पूरा चिथड़ा उड़ जाता है एटम को जी। हमारे अंदर में भी तो एटम से ही बने हैं, तो हम भी एकदम पूरा फट जाते, दुनिया खत्म हो जाती, कुछ भी नहीं रहता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो भी गॉड बना है बहुत सोच समझ के बना है कि कोई अगर अलग भी करने वाला है तो डोंट वरी, उसी समय कोई मिलाने वाला भी मिलेगा। इसीलिए डोंट वरी, चिंता नहीं करना, जहाँ फायदा वहीं नुकसान, जहाँ नुकसान वहीं फायदा है। ये दुनिया का रीति रिवाज है, जो कहना सो का। ये नहीं हो, बहुत हो गई बातें। तो यही जानना था आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करता है, एटॉमिक न्यूक्लियस में लगता है, जो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस को होल्ड किए हुए रहता है, पकड़े हुए रहता है, ठीक है ना। हो गया, इसे नोट कीजिए। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट दीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में कुछ और जानते हैं, वो है कि इट इज इंडिपेंडेंट। यह जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही जो चार्ज रहता है इसके ऊपर, जो प्रोटॉन्स और जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, न्यूट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्सेस, और यह जो फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। कितना तक रहेगा, तो अप टू 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना। कोई पूछेगा कि क्या, लेकिन याद रहे जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना भी बेसिक फोर्सेस इन नेचर होता है उन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना गया है कि किसको, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्यों? क्योंकि है ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट में पाया गया है, एक्सपेरिमेंट की चीजें हैं जो मैं आपको से बता रहा हूं, समझ गए, अच्छी बात है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे बात करता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सबसे कम फोर्स है, किस प्रकार से स्ट्रेंथ जो है वो फोर्सेस का बढ़ता चला जाएगा, वो नोट में मैं आपको लिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, आप इसे नोट कीजिए, फिर कुछ बातें करते हैं। Now let us talk about the properties of strong nuclear forces.
अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपसे क्या करता हूँ, जानकारी देता हूँ। जैसे लेट अस सी फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का कुछ निम्नलिखित प्रॉपर्टीज है, निम्नलिखित गुण है जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, तो हाँ अट्रैक्टिव है। इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स, यह एक शॉर्ट रेंज फोर्सेस है जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। तकलीफ तो तब होता है जब वो टॉपिक में नहीं और आप उससे पहले ही जानना चाहते हैं, तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगा और मुझे भी समझाने में प्रॉब्लम होगा, है ना। लेकिन अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं जी, तो उसी में आ जाता है कि कैसा फोर्स है, तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, यानी कि बहुत दूर दूर तक काम नहीं करेगा। कितना दूरी तक काम कर सकता है, तो 10⁻⁻40 मीटर, एकदम पूरा छोटा है एकदम, क्या ही कहें। देखिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, देखिए ये चार्ज ऑन न्यूक्लियस के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज है या फिर न्यूट्रॉन्स वगैरह इस सब पर कितना चार्ज है, उससे लेना देना ये नहीं रखता है, समझ गए। वही हुआ न्यूक्लियस का मतलब कि जो ही न्यूक्लियस में होता है, इट इज ए सेंट्रल फोर्सेस, यह एक सेंट्रल फोर्स। मैंने बताया था सेंट्रल फोर्स क्या होता है, बताया था कि किसी भी हो उसको दो बीच से लग रहा हो तो उसे ही सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। बैक लेक्चर में आप अगर देखे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो आपको पता होगा कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होता है। ये कैसा फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स है। फिर पांचवा गुण है, तो इन सारी चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी अराइजेस फ्रॉम दिस पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केवल और केवल इससे आ सकता है, इसीलिए बी केयरफुल, हमें इसे ध्यान में रखना है, समझ गया ना। हाँ नेक्स्ट देखते हैं कि इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल को ये ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। जैसे क्या बताया था मैंने कि जो फोर्स होता है, जब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, तब ये इनवर्स स्क्वायर रूल है ना, है कि नहीं है। ओहो भूल गया जी, F = 1/r², यही तो है इनवर्स स्क्वायर रूल। तो इसको फॉलो नहीं करता है ये कौन, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, इससे क्या लेना देना है ना। और वैसे भी तो मैंने अभी फार्मूलाज वगैरह भी नहीं दिया है, तो ये इससे फॉलो नहीं करता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड कि क्या ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, बताइए कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे करता है। ओबे का मतलब हुआ फॉलो करना, यानी कि लागू होता है, तो नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको जानकारी देंगे डिटेल में, वहाँ जब आपको वर्क एनर्जी पढ़ा रहे होंगे तब। कंजर्वेटिव बताया था आपको, तो पता है, तो फिर नॉन कंजर्वेटिव ही पता होगा, है ना, वहाँ बताया होगा शायद देखे होंगे। तो देखिए मैंने कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हुआ कि जब वो पाथ को फॉलो नहीं करता हो, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़े बर्डन को, तो वो कंजर्वेटिव हो। लेकिन अगर फर्क पड़ेगा तो फिर नॉन कंजर्वेटिव हो गया, यही तो हो गया इसका मतलब। खैर या नहीं हो, मैं अब ये नहीं बता रहा कि नॉन कंजर्वेटिव वगैरह ये सब होता है, क्या होता है नहीं होता, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाएंगे उस समय जब आपको वर्क एंड एनर्जी में आपको जानकारी दे रहा हूँ तब, ठीक है। अभी के लिए बस जानिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो वो क्या होता है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई पूछा बोल देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी अराइजेस फ्रॉम दिस पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। हैव यू गॉट इट, गॉट इट। तो जब इतनी सारी चीज़ों को आपने देख लिया तो इसे क्या कीजिए, आप नोट कीजिए, इसे लिख लो। फिर से मैं कुछ एग्जाम्पल्स की अब बातें करूँगा, है ना, तो इसे लिखिए। Let us talk about the examples of a strong nuclear forces in everyday life. जो हमारा प्रत्येक दिनचर्या है, क्या इससे कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का कुछ नाता है, क्या कुछ होगा शायद। आओ चलो जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इन एवरीडे लाइफ। तो द फर्स्ट वन इज दैट इट बॉन्ड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या करता है कि जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को है टुगेदर एक प्रकार से इस प्रकार से स्थगित करता है, जिसके कारण एटम्स जो है वो न्यूक्लियस ओवरऑल स्टेबल हो जाता है और बिखरता नहीं है, नहीं तो पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा, है ना, फट जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा सर फट जाए कुछ भी हो जाएगा ना अगर स्टेबल ही नहीं रहेगा तब,
यानी कि रिपल्सिव इन नेचर है, जानते हो पहले बात भी बताया था। लेकिन यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसको चिपकाए हुए है, एकदम पकड़े हुए है कि नहीं जी? ऑफ कोर्स है। चलिए जानते हैं आगे। नेक्स्ट लिख रखा हूँ कि द न्यूक्लियर एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो इस दौरान न्यूक्लियर एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी निकलता है वो निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों एग्जांपल्स को क्या कीजिए आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये है तो एक एग्जांपल्स, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आंसर की तरह हो जाएगा अगर सोचिएगा तो बाइंड्स करता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, कौन करता है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी निकलता है कब? न्यूक्लियर फ्यूजन, और फ्यूजन के समय में वो कौन सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है, यानी कि किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है, जो ज्ञान है, रूल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ों को जानकारी आपको अच्छे से मिला होगा, और आगे की बातें करते हैं, बट उससे पहले इसे नोट कीजिए, ठीक है। Now let us talk about towards the unification of forces. New chapter of your new topic of your chapter physical world के ऊपर मैं बातें करूँ तो एक नया टॉपिक आता है, उसका नाम है towards unification of forces। सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जस्ट लिसन टू मी, घबराना नहीं है कि मैं क्या यहाँ पे लिखूँ, बस मुझे देखो और मेरी आंखों में देखो, समझ गया ना। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे फेनोमेना हमारे ये घट रहा है हमारा डेली लाइफ में, इस संसार में। अब इन सारी चीज़ों को एक थ्योरी में मैं क्या करता हूँ, रिलेट करता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसे ही कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण, यानी कि बहुत सारा चीज़ है उसको मिला जुला के एक कर दिए। जैसे नहीं समझे, जैसे सपोज दैट मेरे पास एक बाइक है, बहुत अच्छा है, रेसिंग बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, बट चक्का अलग था, पहिया अलग था, हैंडल अलग था, एक्सीलरेटर अलग थे और ब्रेक्स वगैरह सब कुछ अलग था। बट कोई व्यक्ति क्या किया कि सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके एक करके उसको एक नाम देता है, वो है बाइक। तो सबको जोड़ के किया, वही होगा, एकीकरण हो रहा है, टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर मूव कर चुका है, यानी कि सबको मिला दो एक एकदम स्ट्रॉन्ग चीज दो। चलिए और कुछ मैं बताता हूँ, आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि बहुत सारा लॉज है जो है, उस सारी लॉज को पढ़ने के लिए एक थ्योरी पार्टिकुलर देते हैं जो बहुत सारा फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकता है, तो कहेंगे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस हो रहा है। समझ गया ना? यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये ना समझिए कि सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस ही है, फिजिक्स यही तो है फिजिक्स, जो आपको कुछ अलग से भी सोचना पड़ता है। समझ गया ना? जी हाँ। अब देखिए क्या है, इन फिजिक्स सिंपली क्या करते हैं कि इन फिजिक्स में वी कैन एक्सप्लेन डिफरेंट फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। बहुत सारा फेनोमेना को सिर्फ एक सिंगल थ्योरी और कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। समझ गया ना? जी हाँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारा लॉज को मिलाकर कुछ एक ऐसा सटीक लॉज देते हैं जिससे बहुत सारा फेनोमेना को क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसको एक्सप्लेन कर सके। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। वही हुआ हमारा यूनिफिकेशन ऑफ। चलिए अच्छी बात है। अब इतने सारे ज्ञान के बाद को साइड करते हैं और अब देखते हैं कि मैं क्या लिखूं। जैसे जैसे मैं कहता हूँ सिर्फ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है, बस आपको तकलीफ नहीं होगा। समझ गया ना? लिसन टू मी, इट मेक्स अ स्टडी सिंपल सच एज फॉलोज। देखिए जो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस जो है वो हमको और स्टडी को सिंपल कर देता है समझने के लिए। अब जैसे कोई लड़का सोच रहा है कि हाउ, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा 3-4 तरह का फेनोमेना हमारे नेचर में घट रहा है, उसको समझने के लिए 3-4 लॉज को अप्लाई करना पड़ता है, तो हमको 3-4 लॉ को याद रखना होगा समझने के लिए। बट उन 3-4 लॉज को मिला करके मैं एक सिंगल लॉज कर देता हूँ जो 3-4 को एक्सप्लेन कर सकता है। तो कितना सिंपल हो गया पढ़ने से। वही तो मैं अभी बता रहा हूँ ना
देखिए जैसे एग्जांपल्स कुछ लो, न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल थिंग्स अंडर ए कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया था न्यूटन्स के द्वारा, वो लॉज को इस्तेमाल करके कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल की बातें किया जो एक्सप्लेन कर सकता था अच्छे तरीके से। ये 9th में पढ़ना था, लेकिन मैं अभी जानकारी नहीं दूंगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। जूनियर क्लासेस वाली बात सीनियर में नहीं होगी, सीनियर वाली बात जूनियर में नहीं होगी, उसको आपको खुद ही ध्यान रखना। बट फिर भी जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ बता दें। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन नहीं जानता, ये तो कॉमन है। The experimental discoveries of Oersted and Faraday showed that electric and magnetic phenomena is generally inseparable। जो हमारा ओरेस्टेड या फिर फाराडे साहब हुए, उन्होंने बताया कि जो आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक जो बातें कर रहे हैं वो हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फिनोमेना है वो इनसेपरेबल है, ठीक है ना। इस फिनोमेना जो है वो इनसेपरेबल, यानी कि रात और दिन है तो अलग अलग, लेकिन फिर भी कहिए कि इनसेपरेबल है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, शायद इस एग्जांपल्स के माध्यम से आप बेस्ट तरीके से समझ सकें। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन के पीछे हेड, कॉइन के आगे टेल। अब ऐसे करते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन टेल आया तो क्या हो गया, हेड अलग हो गया, और हेड आ गया तो टेल एकदम गायब हो गया। नहीं, हर एक सिक्के के दो पहलू, अलग हो करके भी अलग नहीं है। वही वाली बात यहाँ पे वही होगी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फिनोमेना घटेगा वो इनसेपरेबल है, यानी कि जुदा नहीं कर सकते जनरली, समझ गया ना। वैसे बहस करोगे तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन यही जानना है कि वो अलग करने की चीज़ें नहीं है, उससे हम लोग अलग नहीं कर सकते। जैसे करंट को अगर फ्लो कीजिएगा वायर्स के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होगा जी, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाएगा। बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में कि मूविंग चार्जेस कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है, रेस्ट चार्जेस नहीं क्रिएट कर सकता है। एनी हाउ लेट अस सी, मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर्म द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना के बेस हो गया, आधार हो गया, यानी कि उसको एक्सप्लेन कर सकता था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को अच्छे तरीके से समझ सके। देखिए मैक्सवेल यूनिफाइड, मैक्सवेल ने एकीकरण किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स को, और फिर बताया विद द डिस्कवरी दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब मैक्सवेल साहब ने काम किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर और ऑप्टिक्स के ऊपर, विद द डिस्कवरी, जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक के ऊपर काम किए, डिस्कवरी करते हुए किसने, मैक्सवेल ने, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा लाइट है वो एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ये जाता है। हैव यू गॉट इट? तो जैसे जैसे डिस्कवरी होगा, जैसे जैसे रिसर्चेस होगा, और भी हमारे लिए चीज़ों आसान बनते चले जाएगी। जैसे सपोज दैट पहले के ज़माने में हम लोग टीवी देखते थे, एकदम पूरा बड़ा सा रहता था, पीछे एकदम बम्फर की तरह निकला हुआ रहता था, कलर टीवी नहीं होता था, फिर कलर टीवी आया, बट फिर भी एकदम पूरा भारी है। लेकिन अब धीरे धीरे वही हुआ, फिर LCD आया, पतला हो गया, फिर अब LED आ गया और पतला फ्रेम में आने लगा। इस तरीके से जो चीज़ें थी वो और आसान होता चला गया, ठीक है ना। तो वही यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की किस प्रकार से लॉज वगैरह का एकीकरण कर रहे हैं ताकि और हम लोगों को आसान तरीके से पढ़ने में समझ में आए। गॉट इट, गॉट इट। चलिए इसे नोट कीजिए ताकि मैं आपसे और कुछ बातों को बता सकूं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द कंजर्वेशन लॉ। अब कंजर्वेशन लॉ की मैं बातें करता हूँ और व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ, इसका डिफिनीशन क्या होगा वो सिखाता हूँ। नहीं, गलत सोच रहे हो, वो नहीं होता कि नाइदर क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉय, ये नहीं होता। आपको मैं बताता हूँ, सब्र कीजिए। कंजर्वेशन लॉ वैसे लॉ को कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो कि द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर एन इवेंट और इंटरैक्शन इज कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटी। कंजर्वेशन लॉ को जानना है तो सबसे पहले कंजर्व क्वांटिटी जानिए। इंस्टीड हियर वी आर रिटन कंजर्व क्वांटिटी। व्हाट इज कंजर्व क्वांटिटी? तो मैं आपको से बताया हूँ कि वैसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जो इवेंट के पहले, और इवेंट का मतलब हुआ घटना या फिर घटना, ठीक है ना। तो घटना घटने से पहले और घटने के बाद वो सेम रहता है, तो वैसे क्वांटिटी को कंजर्व्ड क्वांटिटी बोलते हैं। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड कंजर्व। जैसे में इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ठीक है। अब समझ आता है किसका? तो कंजर्वेशन लॉ क्या हुआ सर, ये बताइए।
मैं भी डिफिनेशन बताऊँ कंजर्व क्वांटिटी का, कंजर्वेशन लॉ का नहीं बताया। तो आप जानिए कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। मैं लिखा हूँ कि दोज लॉज ऑफ नेचर दैट स्टेट दैट सम फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर एन इवेंट और इंटरेक्शन और कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, डिफिनेशन पर गौर कीजिए, और कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ। ठीक, तो दोज लॉज ऑफ नेचर यानी कि वैसा कोई भी लॉ है, रूल है, नियम है जो ये बताए कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम रहता है इवेंट के पहले और इवेंट के बाद, और इसी लॉ को कहते हैं कंजर्व्ड लॉ और कंजर्वेशन लॉ। ठीक है ना? ठीक है। जैसे क्या क्या वैसा लॉ क्या क्या हो सकता है, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता होने के, बट मैं आपको बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूँ। जैसे देखिए, सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर कंजर्व्ड इन इवेंट और इंटरेक्शन और कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है इवेंट के दौरान, घटना घटने से पहले और घटने के बाद भी। ठीक है ना? जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्लेन करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा यहाँ पे। मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम पता है P बराबर mv, मास गुना वेलोसिटी। ठीक है, अब मोमेंटम में कुछ भी हो सकता है, या तो लीनियर रहे, लीनियर मोमेंटम, या फिर एंगुलर रहेगा तो भी काम करेगा, कुछ भी। जैसा कि फादर का नाम ले लिए तो सन तो ऑब्वियस सी बात है, उसको फॉलो करना पड़ेगा हंस के या फिर रो के। ठीक है, तो ये कुछ लॉज है कि एनर्जी को एक्सप्लेन करने वाला वो है, कहलाया कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एक लॉ हुआ ना जो एनर्जी को बता रहा है कि ये सेम रहता है इवेंट के पहले और इवेंट के बाद। ठीक है, यानी कि घटना घटने से पहले और घटना घटने के बाद। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा। देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस वगैरह से तो ज़्यादा नहीं कुछ पूछ सकता है, बट पूछे यार, क्या पूछा? हाँ, ये पूछ सकता है कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व क्वांटिटी है, या फिर पूछ सकता है कि कुछ कंजर्व क्वांटिटी का आप हमको एग्जांपल्स वगैरह ये सब दे दीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा, समझ गया ना जी? तो अब इतनी सारी चीज़ों को आप नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है ना? आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। तो बस आज के इस वीडियोस में मैं यहीं पे आपको क्या करता हूँ, आपको छोड़ता हूँ, तो बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस मुस्कुराते रहिए, ये कोई बचता ही नहीं है। ठीक है ना? मुस्कुराते रहिए, फिर से मिलेंगे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। गॉट इट?